लाइट रेज का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है और क्यों हमेशा लाइट रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था किसी से भी। न्यूटन ने अपने कंसेप्ट दिया, कॉर्पस्कल्स थ्योरी फेल हो गई, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से पहले किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइट वेव मीडियम के अंदर आगे कैसे बढ़ती, प्रोपेगेट कैसे करती लाइट। तो हाइगेंस ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए अपना प्रिंसिपल दिया, हाइगेंस प्रिंसिपल। और बेसिकली ये लाइट के प्रोपेगेशन का प्रिंसिपल है कि लाइट मीडियम के अंदर कैसे आगे बढ़ती है। अब सवाल ये होता है कि लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ तो कोई मीडियम चाहिए ही नहीं इसको, ये फ्री स्पेस में भी चल जाती है, जहाँ कुछ भी नहीं है, नथिंग, वहां भी लाइट चल जाती है। हमारे और सन के बीच में इतना बड़ा करोड़ों अरबों किलोमीटर का फ्री स्पेस है, जहाँ कुछ भी मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां से भी लाइट आ जाती है। तो हाइगेंस ने कहा कि एक यूनिवर्सल मीडियम है, हर जगह मौजूद है, और उसके अंदर मास नहीं है कुछ भी, मास नहीं है कुछ भी। ईथर उन्होंने उसका नाम दिया था, यूनिवर्सल मीडियम। और उस मीडियम के थ्रू लाइट का प्रोपोगेशन उन्होंने समझाया वेव फ्रंट के कंसेप्ट पर। क्या कहा उन्होंने, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हाइगेंस प्रिंसिपल ही एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, वेव फ्रंट से हम समझेंगे कि लाइट रे कैसे आगे बढ़ती है और क्या लाइट रे के आगे बढ़ने को बताया हाइगेंस ने। दो तरह के वेव फ्रंट बनाएंगे, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट और एक प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट है यानी पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स से आपके लाइट रेज रेडियली आउटवर्ड्स निकल रही है। सिंपलेस्ट डायग्राम बनाने के लिए हम केवल तीन लाइट रे बना रहे हैं। ठीक है, लाइट रे है तो इसमें एक वेव फ्रंट है बना हुआ, ये आपका एक वेव फ्रंट, ये एक और वेव फ्रंट। ठीक है, बल्कि मुझे एक ही वेव फ्रंट बनाना था, कोई बात नहीं। और अगर प्लेन वेव फ्रंट है तो प्लेन वेव फ्रंट पर कैसे है, कहीं भी लाइट का प्रोपेगेशन, लाइट रेज का प्रोपेगेशन एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ वेव फ्रंट कैसा रहा होगा, यहाँ वेव फ्रंट रहा होगा आपका प्लेन वेव फ्रंट। दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट, करेक्ट। अब मैंने डायग्राम गलत बना दिया है, चलो कोई बात नहीं, इसी से कर दूंगा। हाइगेंस ने वैसे एक बात ये बताई कि ये आपका एक प्लेन वेव फ्रंट है, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट या प्लेन वेव फ्रंट है। तो इस वेव फ्रंट पर मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे ही पार्टिकल्स वो सारे ही पार्टिकल्स अपने आप में एक सोर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। और एक्चुअली ये कोई नई बात नहीं थी, ये कुछ भी नई बात नहीं थी, वही था जो कॉमन ऑब्जर्वेशन में था, उसी को उन्होंने देखा। एक ये मीडियम है, मैं इस मीडियम में एक सिरे पर वाइब्रेशन क्रिएट करूं तो ये वाइब्रेशन दूसरे साइड तक पहुंच रहा है ना, यहां तक भी हिलने लगा ये मीडियम है, इसमें ये वेव का प्रोपेगेशन है इस टाइम, इम्पल्स, एक तरह की पल्स है ये पल्स। अब मीडियम मीडियम का ये पार्टिकल है, इसे एनर्जी कहाँ से मिली, इसको तो मैंने हाथ में पकड़ रखा है, मेरे हाथ से एनर्जी मिली। लेकिन मीडियम का जो ये पार्टिकल है, ये तो मेरे हाथ में नहीं था, इसे एनर्जी कहाँ से मिली है, इसे अपने पीछे वाले से मिली है। तो पहले वाला जो ये पार्टिकल है, इसके लिए सोर्स कौन है, मेरा हाथ, जिसने एनर्जी प्रोवाइड करी। लेकिन इसके बाद का जो पार्टिकल है वो तो मेरे हाथ में नहीं है, इसे एनर्जी कहाँ से मिली, अपने पीछे वाले पार्टिकल से। तो हर एक पार्टिकल के लिए उसके पीछे वाला पार्टिकल क्या काम कर रहा है, सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है अपने आगे। वेव एक्चुअली कुछ भी नहीं है, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है। हर तरह की वेव में क्या है, एनर्जी का प्रोपगेशन।
और एनर्जी का प्रोपगेशन का एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे पार्टिकल। तो दूसरे पार्टिकल के लिए एनर्जी कहाँ से मिली है? फर्स्ट पार्टिकल के लिए, यानी फर्स्ट पार्टिकल सोर्स की तरफ बिहेव कर रहा है। तीसरे पार्टिकल को एनर्जी कहाँ से मिली? सेकंड पार्टिकल से, यानी कि तीसरे पार्टिकल के लिए सेकंड पार्टिकल सोर्स की तरह बिहेव करता है। तब उन्होंने कहा कि वेव गिवन वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो सारे के सारे पार्टिकल्स सोर्स की तरह से बिहेव करते हैं। राइट। और फिर यहाँ एक छोटी सी बात उन्होंने और नहीं बताई। उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल है, जो सोर्स बन गए, सेकेंडरी सोर्स बन गए, सेकेंडरी सोर्स बन गए, ये अपने अंदर से लाइट का एमिशन शुरू कर देते हैं। लाइट के लिए दिया था उन्होंने बेसिकली, लेकिन एप्लीकेबल है ये हर तरह की वेव के लिए। तो अपने अंदर से लाइट का एमिशन शुरू कर देते हैं, लाइट का एमिशन शुरू कर देते हैं। और वो जो वेव है सेकेंडरी वेव, उनको कहा गया सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट्स मीडियम में हर तरफ चलती हैं उतनी ही स्पीड पर जितनी स्पीड पर प्राइमरी वेव चल रही थी। अलग से इसको बना के दिखाता हूँ आपको। इस डायग्राम में थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमारी इंसिडेंट लाइट रेज है, प्लेन वेव फ्रंट के हिसाब से बना लेते हैं बस, चलो। ये हमारी इंसिडेंट लाइट रेज है, और इंसिडेंट लाइट रेज के परपेंडिकुलर क्या है? ये आपका एक प्लेन वेव फ्रंट। उन्होंने कहा कि इस वेव फ्रंट पर आने वाला हर पार्टिकल, मीडियम का हर एक पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह से बिहेव कर रहा है। अभी भी कम पार्टिकल बनाए मैंने, इनके बीच का पार्टिकल भी, इसके बीच का पार्टिकल भी, अनगिनत पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे कैसे बिहेव कर रहे हैं? सोर्स की तरह बिहेव करने लगे। और सोर्स की तरह जब ये पार्टिकल बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब ये अपने अंदर से वेव्स निकाल रहा है, लाइट निकाल रहा है। कहाँ? हर एक डायरेक्शन में। ये प्राइमरी वेव है, प्राइमरी रे है। इसकी स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड होती है फ्री स्पेस में कितनी? सी। तो उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल है, ये भी अपने अंदर से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करने लगा। और ये सारी सेकेंडरी वेवलेट्स भी मीडियम में उतनी ही स्पीड से प्रोपेगेट करती हैं जितनी स्पीड से आपकी प्राइमरी वेव। ठीक है। तो टी टाइम के बाद ये सारी की सारी सेकेंडरी वेवलेट्स कितनी दूर चली जाएंगी इस पार्टिकल से? सी इंटू टी। टी टाइम के बाद कहाँ चली जाएंगी? सी इंटू टी डिस्टेंस पर। तो इन सारी सेकेंडरी वेवलेट्स की पोजीशन टाइम टी के बाद अगर आपको फाइंड करनी है, तो इस गिवन पार्टिकल को सेंटर लेकर आपने एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन सा सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा? जिसकी रेडियस होगी सी इंटू टी, और मीड सेंटर कौन सा होगा? वो पार्टिकल जिस पार्टिकल से ये लाइट, ये सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही है, ये इसका सेंटर होगा। ठीक है। अब ये एक पार्टिकल, अब मैं ये वाला पार्टिकल कंसीडर करूं, तो इस पार्टिकल से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स भी कितने दूर जा चुकेंगी मीडियम में? सी इंटू टी डिस्टेंस कवर कर चुकेंगी। ये सी इंटू टी डिस्टेंस होगा। इसी तरह इस पार्टिकल से अगर लूं मैं, तो इस पार्टिकल से चलने वाली वेव्स भी टाइम टी में कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होंगी? सी इंटू टी डिस्टेंस कवर कर चुकी होंगी। इस तरफ, इधर, इधर, इधर। अगर मैं ये पार्टिकल लूं, तो इस पार्टिकल से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स भी कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होंगी? सी इंटू टी डिस्टेंस कवर कर चुकी होंगी। यानी कि अनगिनत आपके स्फीयर्स बन जाएंगे, अनगिनत स्फीयर्स बन जाएंगे। ठीक है। अक्सर हम डायग्राम में ये ओवरलैपिंग स्फीयर्स नहीं बनाते, केवल ये वाले स्फीयर बना देते हैं जो पहले वाले बनाए थे, क्योंकि डायग्राम बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आपको टाइम टी के बाद इस वेव फ्रंट की पोजीशन पता लगानी है। ये वेव फ्रंट जो रेड लाइन आपकी बनी हुई है, ये वेव फ्रंट है। इस वेव फ्रंट का नाम है ए बी। ए बी वेव फ्रंट है।
आप चाहते हैं कि आप पता लगाना चाहते हैं कि टाइम टी के बाद, टी टाइम के बाद ये ए बी वेव फ्रंट की पोजीशन है कहाँ, कहाँ है इसकी पोजीशन। तब उन्होंने कहा कि जितने भी सर्कल्स बन गए हैं, जितने भी स्फीयर्स बन गए एक्चुअली, इन स्फीयर्स की टेंजेंट ड्रॉ कर दो। हम्म, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट भी नहीं, उसका एक नया नाम दिया था उन्होंने, ए डैश बी डैश कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का भी एक नया नाम है यहाँ, एनवलप। एनवलप ड्रॉ कर दो, क्योंकि थ्री डायमेंशनल होगा, ये भी एक सरफेस होगी, ये टेंजेंट नहीं होगी एक्चुअली, ये टेंजेंशियल सरफेस होगी ये पूरे के पूरे सारे स्फीयर्स की। एनवलप ड्रॉ कर दिया आपने, एक ड्रॉ कर दिया आपने ए डैश बी डैश फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा आप एनवलप ड्रॉ कर दें कहाँ, बैकवर्ड्स डायरेक्शन में, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी का प्रोपेगेशन है वो हमेशा सोर्स से दूर की तरफ को होता है। सोर्स कहाँ है, सोर्स हमारा यहाँ कहीं है, तभी तो लाइट जा रही है इस तरफ। हम्म। तो जो आपने बनाया है एनवलप फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाया है आपने एनवलप, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ एनवलप यानी कि कॉमन टेंजेंशियल सरफेस, ये ही आपकी क्या है, इट इज न्यू पोजीशन। किसकी न्यू पोजीशन है, ये न्यू पोजीशन है वेव फ्रंट ए बी की। कब है ये पोजीशन, आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद ए बी की नई पोजीशन कौन सी होगी, ए डैश बी डैश होगी। अब ये ए डैश बी डैश बिल्कुल वही काम करने लगेगा जो काम करेगा, कर रहा था ए बी, यानी कि अब इस ए डैश बी डैश पर मौजूद मीडियम के सारे पार्टिकल सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। फिर आप टेंजेंट बनाओगे, सर्किल बनाओगे, और फिर इसकी ए डैश बी डैश की फिर से एक नई पोजीशन आ जाएगी आफ्टर टाइम टी डैश, या जो भी टाइम आपको कंसिडर करना है। ये ए डैश बी डैश क्यों नहीं करेंगे कंसीडर, इसको मोटे तौर पर तो फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी का फ्लो है, वो अवे फ्रॉम द सोर्स होता है, बैक टू द सोर्स कभी नहीं हो सकता जब तक कि कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जैसी कोई फिनोमिनन इन्वॉल्व ना हो। तो इसलिए ए डबल डैश बी डबल डैश को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। और अभी ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, मतलब मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है कि ए डबल डैश बी डबल डैश पर सारे ही पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड जीरो आ जाता है। ये मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है। करेक्ट। तो ए डबल डैश बी डबल डैश कंसिडरेशन से बाहर हो गया, और ए डैश बी डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट ए बी आफ्टर टाइम टी। और फिर अब ए डैश बी डैश आगे के लिए सोर्स की तरह बिहेव करता है, और इस तरह से ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते चले जाते हैं, भले ही वो प्लेन वेव फ्रंट हो या वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो। यहाँ स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए भी ऐसे ही बनेगा कि आप क्या करोगे, सर्किल्स ड्रॉ करोगे यहाँ, ये सर्किल्स आप ड्रॉ करेंगे, इनका एक एनवेलप आपने बाहर की तरफ बनाया, ये आपका प्रिंसिपल वेव फ्रंट हुआ ए बी, और एक बाहर एनवेलप अवे फ्रॉम द सोर्स, बाहर या अंदर नहीं, अंदर या बाहर वर्ड यूज करना ही इरेलीवेंट है, अवे फ्रॉम द सोर्स ए डैश बी डैश। दूसरा वाला एनवेलप कहाँ बनाया आपने, दूसरा एनवेलप बनाया आपने ए डबल डैश बी डबल डैश टूवर्ड्स द सोर्स। एनर्जी का फ्लो टूवर्ड्स द सोर्स नहीं होता, अवे फ्रॉम द सोर्स होता है, ए डैश बी डैश का कंसिडरेशन नहीं कर सकते। तो ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश खत्म हो गया, ए डैश बी डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ ए बी आफ्टर टाइम टी। और एक्चुअली ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन ही है, क्या, ये सारा एक्सप्लेनेशन ही है हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल और कुछ भी नहीं है, हाइगन्स प्रिंसिपल है एक्सप्लेनेशन। किस बात का एक्सप्लेनेशन, कि लाइट कैसे प्रोपेगेट होती है, लाइट मीडियम में या वैक्यूम में कहीं भी किस तरह से प्रोपेगेट होती है आगे, ये एक्सप्लेनेशन ही हाइगन्स प्रिंसिपल है। ठीक है। हेडिंग डालते हैं आप हाइगन्स प्रिंसिपल, और उसके बाद में ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे
एक स्फेरिकल के लिए और एक प्लेन वेव फ्रंट के लिए. Every particle of medium on given wavefront act as new source of light. These particles emit light called secondary wavelets in all the directions. These secondary wavelets propagate in the medium with the speed of primary wave. To know the new position of wavefront AB after time t, draw circles of radius ct with different particles of medium at the given wavefront as centers. Draw the locus, ब्रैकेट में लिख लीजिए एनवलप. ड्रॉ द लोकस, ब्रैकेट में एनवलप, टचिंग दीज circles A dash B dash in forward direction and A double dash B double dash in backwards direction. The locus or the envelope A dash B dash represents position of wavefront AB after time t. It can be proved mathematically that the amplitude along A dash B dash is zero. Sorry, A double dash B double dash. The amplitude along A double dash B double dash is zero, hence it is discarded.